हल्की धूप कच्ची दीवार पर गिर रही है। सुनीता चारपाई पर लेटी है, एक हाथ से पेट को सहारा दिए हुए। पास में मिट्टी की सुराही रखी है। केशव चूड़ियों की टोकरी बांध रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार सुनीता की तरफ जा रहा है। सुनिए, आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। केशव के चेहरे पर चिंता उतर आती है। क्या हुआ सुनीता, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ, थोड़ी थकावट हो जाती है। सुनीता अपनी हथेलियों से पेट को हल्के से सहलाती है। अब तो हम 2 से 3 होने वाले हैं, तो कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। काम बदल दूं? इतनी जल्दी? चूड़ियाँ बेचने में आप बहुत परेशान होते हैं। धूप, धूल और रोज का अनिश्चित काम। मैं नहीं चाहती कि आपको इतनी परेशानी हो। पल भर के लिए चुप्पी हो जाती है। ठीक है सुनीता, मैं कोई और काम देखूंगा। वो सुनीता के पास बैठता है। बस जल्दी आ जाना, आज अकेलापन लग रहा है। जरूर आऊंगा। वो उठकर जाने लगता है, लेकिन 2 कदम बाद फिर मुड़ता है। हमारा बच्चा आएगा, उसे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। धूप तेज है। केशव के कंधे पर चूड़ियों की टोकरी है। केशव घर घर जाकर आवाज लगाता है। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। कुछ चूड़ियां बिकती हैं, कुछ नहीं, लेकिन उसकी चाल में जल्दी है, क्योंकि मन घर में अटका है। चूड़ियों की टोकरी हल्की हो गई। तभी दूर से एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है। ओ केशव, रुको भाई रुको। केशव रुकता है, सांसें भारी। हाँ भैया, क्या हुआ? गांव वाला उसकी पीठ थपथपाता है। बधाई हो, तुम्हारे घर में बेटा हुआ है। केशव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है, आंखों में चमक, होठों पर कांपती हंसी। सच? बेटा हुआ है? हाँ भाई, तंदुरुस्त है और रो भी रहा था। केशव खुशी से टोकरी नीचे रख देता है। आखिर भगवान ने सुन ली। सुनीता अकेली रहती थी। गांव वाला जोर से कहता है। अब क्या कर रहा है, चल सीधे घर। केशव टोकरी की तरफ देखता है। अभी कुछ चूड़ियां बची हैं। थोड़ी चूड़ियां बची हैं, इन्हें बेचकर घर जाऊंगा। गांव वाला उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। तू भी ना, अभी का वक्त पैसे का नहीं, खुशियों का है। खुशियां घर पर हैं और जिम्मेदारी मेरे कंधे पर। टोकरी उठाता है और आगे बढ़ जाता है। केशव थका हुआ था, लेकिन अब उसके कदमों में एक नई ताकत है, पिता बनने की ताकत। उधर राजमहल में महाराज एक ही जगह पर टहल रहे हैं। उनके कदमों में बेचैनी थी। महाराज, कृपया बैठ जाइए। वैद्य और दाइयां सभी लोग अनुभवी हैं। किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। महाराज रुकते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी, मैं कैसे बैठ जाऊं? आज पहली बार मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया है। उन्होंने अपनी हथेली को हृदय पर रखा। उनकी सांसें तेज हैं, आवाज कांपती हुई। मेरा आदेश है, संतान के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में 1 महीने तक मुफ्त भोजन कराया जाएगा। मंत्री चौंक जाते हैं। 1 महीना पूरे राज्य में? हाँ, पूरे 1 महीना। आज मेरे घर में खुशी आएगी तो मेरी प्रजा के घर भी खुशियां आएंगी। महाराज मंत्री से कहते हैं। हर दिन, हर चौपाल, हर चौराहे पर खाना बटेगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें।
ये उत्सव जनता के नाम है, मेरी संतान की खुशियों के नाम पर। मंत्री की आंखें सम्मान से भर जाती हैं। आप सच में जनता के राजा हैं। महाराज फिर टहलना शुरू करते हैं, लेकिन आवाज में अब थोड़ा डर है। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है मंत्री जी। थोड़ा समय और महाराज, हर चीज सही समय पर मिलती है। चारों ओर सन्नाटा, बस रानी के कमरे से हल्की सी नवजात की रोने की आवाज गूंजती है। रोने की आवाज सुनते ही महाराज रुके हुए कदमों के साथ सांसें रोक लेते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती है, उम्मीद, खुशी, एक सपना। मंत्री जल्दी से महाराज के पास आता है। महाराज, बधाई हो बधाई। आप पिता बन गए हैं। रानी ने बेटी को जन्म दिया है। महाराज की आंखें भर आती हैं। मेरी बेटी? मंत्री मुस्कुराकर सिर झुकाता है। हाँ महाराज, एक सुंदर सी कन्या। आवाज तो सुनिए, कैसे रो रही है। महाराज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आज मेरा राज्य धन्य हो गया, मेरी बेटी आई है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। कमरे की ओर से एक बूढ़ी दाई भारी कदमों से आती है। चेहरा उतरा हुआ, आंखें झुकी हुई, हाथ कांप रहे हैं। वो बिना किसी खुशी के झुकी हुई आवाज में कहती है, महाराज, रानी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। जैसे किसी ने पूरे महल से हवा खींच ली हो। रोने की आवाज अचानक बंद हो चुकी है। महाराज वहीं ठिठक जाते हैं, उनकी आंखें फैल जाती हैं, चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, अभी तो रोने की आवाज आई थी। बूढ़ी माँ आंसू पोंछते हुए सिर हिलाती है। वो बस आखिरी सांस थी महाराज। महाराज के घुटने कांपते हैं। हे भगवान, इतना छोटा सा जीवन भी नहीं बख्शा। महाराज, खुद को संभालिए। ये समय आपको टूटने का नहीं, रानी को संभालने का है। मैंने 1 महीने तक पूरे राज्य में भोजन बांटने का फैसला किया था और भगवान ने मेरी खुशियां ही छीन ली। मैं अंतिम संस्कार का इंतजाम करवाता हूँ महाराज। महाराज का दिल टूट रहा है। जो खुशी अभी कुछ क्षण पहले आसमान को छू रही थी, अब मिट्टी की ओर लौट रही है। केशव जितनी चूड़ियां लेकर निकला था, एक भी नहीं बची। आज सारी चूड़ियां बेच दी। आज तो बहुत अच्छा दिन गया मेरा। तभी पीछे से एक धीमी बुजुर्ग आवाज सुनाई देती है। अरे ओ बेटा, चूड़ी वाले, जरा ठहरो। केशव मुड़ता है। एक बुजुर्ग औरत है, थकी हुई। उसके हाथों में एक छोटा सा नवजात बच्चा है, कपड़े में लिपटा हुआ। माँ जी, ये बच्चा? बच्चा बहुत छोटा है, शायद कुछ घंटों का। उसके रोने की आवाज भी बहुत हल्की है। बूढ़ी माँ की आंखें लाल हैं, जैसे बहुत रोई हो। बेटा, मैं इस बच्ची को नहीं पाल पाऊंगी। इस बच्ची को तुम अपने पास रख लो। केशव घबराहट से एक कदम पीछे हटता है। नहीं, मैं कैसे? मैं एक गरीब आदमी हूँ, चूड़ी बेचकर गुजारा करता हूँ। बूढ़ी माँ बच्ची को उसके हाथों में मजबूती से थमा देती है। उस एक स्पर्श में किसी बंधन का जन्म होता है, न खून का, न रिश्तों का, बस दिल का। किस्मत इसे मेरे पास लाई थी, पर मेरे बस की बात नहीं है। केशव की आंखें भर आती हैं, पर वो अभी भी घबराया हुआ है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी बोलते हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं, और तब भी बोलते हैं जब हम कुछ नहीं करते। इसका नाम राधा रखना।
राधा? हाँ, राधा। बूढ़ी माँ बच्ची के माथे को चूमती है, एक आखिरी बार, जैसे विदाई हो। अब ये तुम्हारी है बेटा, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। केशव बच्ची को गोद में लेकर घर पहुंचता है। सुनीता अपने बेटे को लेकर चारपाई पर लेटी है। ये बच्ची कहाँ से लाए आप? आज से ये हमारी बेटी है, इसका नाम राधा होगा। सुनीता बच्ची को देखती है, आंखों में ममता और आंसू दोनों है। इतनी मासूम है, किस्मत खुद चलकर हमारे घर आई है। केशव अपने बेटे को भी गोद में उठाता है। और इसका नाम विक्रम रखता हूँ। वो राधा और विक्रम दोनों को पास बिठा देता है। आज से ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। सुनीता, हमारी इच्छा तो पूरी हो गई। एक बेटा और एक बेटी है हमारी। भगवान ने हमें दो नहीं, पूरा संसार दे दिया। अब केशव और सुनीता अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगते हैं। बीस साल बाद राधा और विक्रम अब बड़े हो चुके हैं। विक्रम बड़ा होकर अपने पिता के साथ चूड़ियां बेचता है। ये उनका परिवार का काम है। अरे विक्रम, तू यहाँ चूड़ियां बेच रहा है? हाँ, बाबा भी यही करते थे, तो मैं भी उनका साथ दे देता हूँ। ठीक है, साथ चलते हैं। चूड़ी ले लो, सस्ती और सुंदर हैं, चूड़ी ले लो। एक गरीब औरत पैसे कम होने पर झिझकती है। विक्रम चूड़ियां उसके हाथ में रख देता है। माँ जी, पैसा बाद में दे देना। रघुवीर दांत बींच लेता है। हर किसी पर एहसान क्यों करता है? दूसरों की मदद करने से मेरा दिल हल्का रहता है। विक्रम उसे अपना परम मित्र समझता है, पर रघुवीर उसके अच्छे कामों से जलने लगता है। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, चेहरा थका हुआ, आंखें उम्र का बोझ लिए हुए। महाराज, अब आपकी उम्र भी हो चली है। यदि पड़ोसी राज्य को पता चला कि आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो हम पर हमला कर देगा। मेरी पहली संतान बेटी थी और मैं किसी बेटी को ही राजा बनाऊंगा। मंत्री चौंक जाता है। पर महाराज, लड़के को राजा तो परंपराओं के खिलाफ है। मंत्री जी, परंपराएं कभी किसी की किस्मत तय नहीं करती। महाराज के इस शर्त को सुनकर मंत्री ने योजना बनाई। मीरा का चेहरा शांत, मन टूटा हुआ। मीरा के भीतर एक तूफान है, पर बाहर एक चुप्पी। दरवाजा धड़ाके से खुलता है। मंत्री विजयराज अंदर आता है। मीरा, मेरा कहना मान। मैं तुझे राजकुमारी बना दूंगा और कोई भी तेरे सामने कभी आवाज नहीं उठाएगा। मीरा आंखें नीचे करती है, आवाज टूटती है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आजादी चाहिए। तेरे परिवार की सांसें मेरे इशारे पर चलती हैं। ना कहने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। मीरा डर से पीछे हटती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। मीरा की चुप्पी चीख बन चुकी थी, लेकिन वो आवाज कोई नहीं सुन रहा था। रात में मंत्री अपने बेटे के साथ धीमी आवाज में बात कर रहा है। जब मीरा सिंहासन पाएगी, मैं उस रात उसका कत्ल करवा दूंगा। और फिर
अगला राजा मैं बनूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं इस राज्य को अकेले ही संभाल लूंगा। बिल्कुल, कोई शक ना रहे, किसी को भी कोई असली खबर ना मिले। महारानी, बाजार में एक लड़का है, विक्रम। वो चूड़ियां बहुत सुंदर सुंदर बेचता है। कल उसको राजमहल में लेकर आना। जी महारानी। अगले दिन विक्रम चूड़ियां लेकर राजमहल पहुंच जाता है। महारानी, ये चूड़ी आपके लिए है, कृपया इसे पहन लीजिए। रानी अपनी कलाई दिखाती है। वहाँ एक छोटा सा जन्म चिन्ह है। विक्रम का चेहरा अचानक कठोर हो जाता है। जो जन्म चिन्ह आपकी कलाई पर है, वही मेरी बहन की कलाई पर भी है। क्या? हाँ महारानी, हम जुड़वा हैं। मेरी बहन का नाम राधा है। दरबार में एक सन्नाटा छा जाता है। महाराज की आंखें फैल जाती हैं। अब ये बात मंत्री को पता चलती है। अगर वो बच्ची महाराज की राजकुमारी निकली तो मेरा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। वो तुरंत आदेश देता है। विक्रम को हमारे राज्य में प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। किसी भी हालत में उसे दरबार में आने न दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मुझे कुछ समय से महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमारी संतान अभी जीवित है। मुझे भी वैसा ही लगा। पर हम कैसे कहें? विक्रम तो कह रहा था कि वो उसकी जुड़वा बहन है, तो हमारी राजकुमारी कैसे हो सकती है? अब तो बूढ़ी माँ जो दाई थी वही सच्चाई बताएंगी। मंत्री दरबार खड़े हैं। वो महाराज से कहते हैं, महाराज, मीरा को ही इस राज्य का राजा बना दिया जाए। वो हमारी दूर की रिश्तेदार भी है। मीरा तमतमा जाती है। उसने हिम्मत कर रखी है। महाराज, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। इस मंत्री ने मेरे माँ बाप को कैद किया हुआ है। दरबार में हलचल मच जाती है। मंत्री का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से लाल हो उठता है। ये झूठ है महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं महाराज, मंत्री मेरे माता पिता को बंद करवाकर मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। वह मुझे राजकुमारी बनवाकर रात को मारने की साजिश रच रहा है ताकि उसका बेटा सिंहासन पर बैठ सके। महाराज का चेहरा गंभीर हो जाता है। मंत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बताओ। इसी बीच दरवाजा खुलता है और बूढ़ी माँ धीमी धीमी चाल से दरबार में आती है। सब उसकी तरफ देखते हैं। महाराज, मैं एक बात बताना चाहूंगी। उस दिन जब रानी ने अपने बेटे को जन्म दिया तो क्या क्या हुआ था? रात के समय महल में हल्की रोशनी है। रानी का प्रसूति कक्ष चुप है। तभी दाई की आवाज आती है। महारानी को एक संतान हुई है। हमारी रानी ने एक बेटी को जन्म दिया है। दाई, जाओ और महाराज से कह दो कि रानी की बच्ची मर गई है। पर महाराज को ये कैसे बोल दूं? वो तो तुमसे जो कहा है वही करो। और हाँ, बच्ची को लेकर जाओ और नदी में फेंक देना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। दाई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर और बहुत बड़ा संकलन है। पर ये मासूम है, मैं इसे नहीं मार सकती। तुम्हें आज वही करना होगा जो मैंने कहा है। जल्दी जाओ। दाई चुपचाप महल के गलियारे से निकलती है, गोद में बच्ची को कस कर लिपटे हुए। पर जब वो बाहर की ओर बढ़ती है, उसके कदम थम जाते हैं। उसके भीतर एक आवाज कहती है, चलो छोटी, मैं तुम्हें बचा लूंगी।
वो चुपके से महल से बाहर निकल जाती है, नदी की ओर नहीं। पर एक अलग राह चुनते हुए। बेटा, ये बच्ची ले लो, मैं इसे नहीं पाल पाऊंगी। ठीक है माँ जी। इसका नाम राधा रखना और किसी को मत बताना कि ये महाराज की राजकुमारी है। ये बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। ठीक है माँ जी, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। केशव बच्चे को अपने साथ ले जाता है। अरे दुष्ट, तू जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने महल में इतने घाती को पनाह दे रहा हूं। मंत्री को आजीवन कारावास दिया जाता है। बेटी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगी। महाराज रुक जाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। तो फिर तुम सब मेरे महल चलोगे, केशव सहित पूरा परिवार। सभी हैरान, फिर भावुक हो उठते हैं। केशव और उसका परिवार महल में रहने को तैयार हो जाता है। आज से राधा राजकुमारी है और मैं इसको इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ। राधा केशव का हाथ पकड़ती है, उसके चेहरे पर खुशियों के आंसू हैं। केशव राधा के सिर पर हाथ फेरता है। सब एक साथ खुशी और अभिमान के साथ आगे का जीवन जीते हैं।